करते हैं आज का अपना विषय। आज का विषय है क्षेत्रीय आकांक्षा में पंजाब। पिछली क्लास में हमने समझा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के विषय में। आज हम चल रहे हैं पंजाब के विषय में कि पंजाब के बीच किस प्रकार से क्षेत्रीय आकांक्षा की मांग उठती है और वो किस प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षा की भारत की सरकार से मांग करते हैं। ये चल रहे हैं हम बहुत विस्तार से समझने जानने कि पंजाब कैसे हिंसा के चक्र में गया और वहां पर किस प्रकार से सरकार को उस हिंसा को खत्म करने के लिए हमारी सेना का सहयोग लेना पड़ा। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा जिस ऑपरेशन का नाम है ब्लू स्टार, और उसी ब्लू स्टार का परिणाम होता है इंदिरा गांधी जी की हत्या। ये सारी कहानी पंजाब से जुड़ी है। तो आइए समझते हैं पंजाब के विषय में कि पंजाब में किस प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांग उठती है और क्यों वो भारत से अलग होने की मांग करते हैं। कौन है लोंगेवाला, कौन है लोंगेवाला, ये सारी चीजें हम आज जानेंगे इस वीडियो में। और आप सब जानेंगे कि पंजाब हमारे देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, पंजाब किस प्रकार से हमारे देश का एक अभिन्न अंग है। बिना पंजाब के भारत एक अधूरा हो जाएगा। पंजाब भारत का अभिन्न अंग है, बिना पंजाब के भारत अधूरा है। ये बात आप जानेंगे समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। चलिए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं विस्तार के साथ कि क्या है पंजाब की पूरी कहानी। क्या है पंजाब की पूरी कहानी। 1980 के दशक में पंजाब में भी बड़े बदलाव आए। इस प्रांत की सामाजिक बुनावट विभाजन के समय पहली बार बदली थी। आप सबको पता है कि जब विभाजन हुआ था तो विभाजन का सबसे ज्यादा प्रभाव भारत के दो प्रांतों पर पड़ा था। किन दो प्रांतों पर? पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल। पंजाब और बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। किससे? आपके विभाजन से। सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य विभाजन के कारण प्रभावित हुए थे तो आपका पंजाब और बंगाल। तो वहीं से पंजाब में एक अपने लिए अलग स्वायत्तता की मांग की आवाज उठने लगी थी। तो सुनेंगे आगे। विभाजन के समय पहली बार बदली थी। बाद में इसके कुछ हिस्सों से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक राज्य बनाए गए। इससे भी पंजाब की सामाजिक संरचना बदली। हालांकि 1950 के दशक में देश के शेष हिस्से को भाषी आधार पर पुनर्गठित किया गया था, लेकिन पंजाब को 1966 तक इंतजार करना पड़ा। इस साल पंजाबी भाषा प्रांत का निर्माण हुआ। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था। अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चलाया। पंजाबी भाषी सूबे में सिख बहुसंख्यक हो गए। तो जैसे ही पंजाबी भाषा के आधार पर पंजाब का निर्माण हुआ और उस पंजाबी भाषी राज्य बनाने में आपकी अकाली दल का बहुत बड़ा योगदान था। अकाली दल का बहुत बड़ा योगदान था। और आप सब जानते हैं राजनीति में जिसके पास बहुमत उसी की सरकार। जिसके पास बहुमत उसी की सरकार। तो मैंने आपको बता दिया पंजाब के बनाने में अकाली दल का बहुत बड़ा हाथ था। पंजाब को बनाने में अकाली दल का बहुत बड़ा हाथ था। समझ में आई बात? अकाली दल का बहुत बड़ा हाथ था। तो जब पंजाब बना तो पंजाब में सिख बहुसंख्यक हो गए। सिख क्या हो गए? बहुसंख्यक हो गए। तो अब कांग्रेस के लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि पंजाब के लोगों का
पंजाब के लोगों का, पंजाब के निर्माण का जो वो था, मतलब परिणाम, उसका मेडल किसके किसके कंधों पर लगा? अकाली दल के कंधों पर लगा कि अकाली दल ने बनवाया है पंजाब। तो पंजाब की जनता में पकड़ किसकी बनी? अकाली दल की बनी। किसकी बनी? अकाली दल की बनी। कांग्रेस तो अपनी पकड़ नहीं छोड़ना चाहेगा ना भाई। कोई भी केंद्र सत्ता वो तो चाहता ही है कि हर राज्य में उसी की सरकार हो, जिससे कि उसके लिए देश चलाना बहुत आसान हो जाए। देश चलाना उसके लिए बहुत आसान हो जाए। तो आगे की कहानी सुनते हैं। राजनीतिक संदर्भ क्या है? पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने यहाँ 1967 और इसके बाद 1977 में सरकार बनाई। दोनों ही मौके पर गठबंधन सरकार बनी। अकालियों के आगे यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि सूबे के नए सीमांकन के बावजूद उनकी राजनीतिक स्थिति डावाडोल है। पहली बात तो यही कि उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकलाप पूरा करने से पहले बर्खास्त कर दिया था। दूसरे, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच चाहे वे सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। समझ में आ गई बात? ये तो राजनीतिक संदर्भ है। जिस प्रकार से भारत में हर धर्म में जातियां हैं, उसी प्रकार से आपके सिख धर्म में भी जातियां हैं। सिख धर्म में भी जातियां हैं। तो जिस प्रकार से आपके अन्य धर्मों की जातियों में जो पिछड़ी जातियां हैं, जो आपकी पिछड़ी जातियां हैं, उन पर कांग्रेस का होल्ड था। उसी प्रकार से सिख धर्म की भी जो पिछड़ी जातियां थी, उन पर भी कांग्रेस का होल्ड था। तो बिना कांग्रेस के समर्थन के अकाली दल सरकार नहीं बना सकती थी पंजाब में। तो अकाली दल को इसका कोई ना कोई तोड़ निकालना था। अगर उसे अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी थी तो उसे किसी ना किसी रूप में इसका तोड़ निकालना था। क्यों? क्योंकि ये अकाली दल में वो सिख है जो अपर कास्ट सिख है। अपर कास्ट सिख जो है वो है अकाली दल के सदस्य। जैसे बीजेपी पे यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जर्नल मतलब हिंदू जाति के उच्च वर्णों का प्रतिनिधित्व करती है, निम्न वर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो वैसे ही अकाली दल भी सिख धर्म के उच्च वर्णों का प्रतिनिधित्व करती थी, ना कि निम्न वर्णों का। तो इसलिए जो निम्न वर्ण, हिंदू निम्न वर्ण और सिख निम्न वर्ण के लोगों का सहयोग किसे प्राप्त था? कांग्रेस को। तो बिना कांग्रेस के सहयोग के अकाली दल पंजाब में सरकार नहीं कायम कर सकता था, और उसे सरकार कायम करनी थी अपनी। भैया अगर आप कार्यकाल ही पूरा नहीं कर पाओगे तो जनता के सामने आपकी क्या छवि पूछ जाएगी कि अरे इनको वोट देने का कोई फायदा नहीं है। जैसे जनता पार्टी को जब जनता ने मौका दिया तो जनता पार्टी भी अपने पूरे 5 साल सरकार नहीं चला पाई। तो फिर उसके बाद जनता पार्टी को जनता ने मौका दिया? कदापि नहीं दिया। क्यों? क्योंकि जब हमने आपको मौका दिया तो आप सरकार ही नहीं चला पाए। तो क्या फायदा है आपको चुनने का जब आप सरकार ही अच्छे से नहीं चला पाते हैं? तो कोई फायदा नहीं है। तो जनता भी आपसे रुष्ट हो जाएगी। तो अकाली दल समझ गया था कि अगर उसे पंजाब पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है तो उसे किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो आगे सुनो। और कांग्रेस को भी अगर पंजाब पर नियंत्रण प्राप्त करना, तो ये जो आपके संत हरचंद सिंह लोंगेवाला है ना, लोंगेवाला, ये जो
जो आतंकवाद का सरगना बनता है पंजाब में, जो खालिस्तान की मांग करता है पंजाब में, इसको पैदा करने में इन दोनों राजनीतिक दलों की प्रतिद्वंदता का ही परिणाम था इस व्यक्ति के पैदा होने के पीछे। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति के पैदा होने के पीछे अकाली दल और कांग्रेस की प्रतिद्वंदता थी। इस व्यक्ति को इतना ताकतवर बना देती है कि यह व्यक्ति पंजाब को एक अलग देश बनाने की मांग करने लगता है। प्रेसिडेंट भी तो है कॉलेज में। क्या प्रेसिडेंट? नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, आगे पढ़ेंगे पता चलेगा। कहा थे? दूसरा, अकाली दल को पंजाब के हिंदुओं के बीच कुछ खास समर्थन हासिल नहीं था। तीसरे, सिख समुदाय भी दूसरे धर्मों के समुदायों की तरह जाति और वर्ग के धरातल पर बटा हुआ था। कांग्रेस को दलितों के बीच, चाहे वे सिख हो या हिंदू, अकालियों से कहीं ज्यादा समर्थन प्राप्त था। इन्हीं परिस्थितियों के मद्देनजर 1970 के दशक में अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग उठाई। 1973 में आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित हुआ। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठाई गई थी। प्रस्ताव की मांगों में केंद्र राज्य संबंधों को पुनर्परिभाषित करने की बात भी शामिल थी। इस प्रस्ताव में सिख कौम की आकांक्षाओं पर जोर देते हुए सिखों के बोलबाला प्रभुत्व या वर्चस्व को ऐलान किया गया। यह प्रस्ताव संघवाद को मजबूत करने की अपील करता है, लेकिन इसे एक अलग सिख राष्ट्र की मांग के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। समझ में आ गई बात? तो यहीं से ये जो आनंदपुर साहिब में जो बैठक हुई, यहीं से हम कह सकते हैं कि यहां से जो स्वायत्तता की मांग उठी, कुछ लोगों ने तो इसे सिर्फ भारत में रहते हुए स्वायत्तता की मांग कही, लेकिन कुछ लोगों ने इस स्वायत्तता का अलग मतलब निकालते हुए कहा कि हमें भारत से एक अलग राष्ट्र बनना है। वहीं से ये आनंदपुर साहब बैठक से ही इस चीज की मांग में परिवर्तन होना प्रारंभ होता है। जो पहले स्वायत्तता की मांग से उठी थी, वो बाद में एक राष्ट्र की मांग पर परिवर्तित होती चली जाती है। आगे सुनना। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का सिख समुदाय पर बड़ा कम असर पड़ा। कुछ साल बाद जब 1980 में अकाली दल की सरकार बर्खास्त हो गई तो अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे के मुद्दे पर एक आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के एक तबके ने स्वायत्त सिख पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी तबकों ने भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाने की वकालत की। तो अकाली दल पंजाब पर अपना कंट्रोल पाने के लिए उसने पंजाब के भिन्न विषयों पर जनता का आकर्षण खींचने का प्रयास किया, लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पा रही थी। लेकिन कहते हैं ना, हर दल में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक नरम दल के लोग होते हैं और एक गरम दल के लोग। तो इन्हीं अकालियों में जो गरम दल के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें स्वायत्तता नहीं, हमें एक अलग राष्ट्र चाहिए। हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। ये अभी प्रारंभ था, अभी ये स्टार्ट हो रहा है। आज भी उठ रही है। अमृतपाल सिंह कर रहे हैं इस चीज की बात कि उन्हें सिखों के लिए एक अलग राष्ट्र चाहिए। सर्वप्रथम उन्हें इतिहास को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, फिर इस प्रकार की बात करनी चाहिए। आपको भारत में रहते हुए क्या नहीं मिल रहा, पहले इस चीज को आप बताएं। आपको क्या नहीं मिल रहा है और आप हिंदुओं से कैसे अलग है, ये बात मुझे समझाएं।
आपके धर्म की स्थापना किस आधार पे हुई है, पहले वो तो जाके समझिए, सीखिए, जानिए, फिर उसके बाद देश से अलग होने की बात कीजिए। सिख समुदाय भारत से कभी अलग था ही नहीं, भारत की जनता से, हिंदुओं से कभी अलग था ही नहीं। सिख समुदाय सिर्फ पंजाब तक ही सीमित नहीं है, सिख समुदाय पूरे भारत में फैला हुआ है। पंजाब एक सेंटर है, मतलब जहाँ हाँ, पंजाब एक सेंटर है बस, लेकिन सिख समुदाय पूरे भारत में फैला हुआ है। आप इस प्रकार की बातें करके राष्ट्र में एक प्रकार की अलगाव की भावना पैदा करते हैं, डिस्प्यूट पैदा करते हैं। आप मुट्ठी भर लोग करोड़ों लोगों के मन में अलगाववाद की बात पैदा करते हैं, और जिसके कारण 1984 के जैसे दंगे होते हैं। 1984 के जैसे दंगे होते हैं सिर्फ आपके कारण। आपके कारण सरकार को ब्लू स्टार करना पड़ता है। जो पैसा देश के विकास पे लगना चाहिए वो देश की सुरक्षा पे लगाना पड़ता है, सिर्फ आप लोगों के कारण। वही पैसा अगर आप अपने विकास पे लगवा ले तो दिक्कत क्या है? क्या करेंगे आप अलग राष्ट्र लेकर? मुस्लिम लोगों ने लिया ना अलग राष्ट्र, क्या है आज पाकिस्तान की स्थिति? कटोरा। क्या है पाकिस्तान की स्थिति? कटोरा है आज उनकी स्थिति। बिना आपसी सहयोग के कोई आगे नहीं बढ़ सकता, ये बात आप जान लें। आपसी सहयोग जरूरी है, आपसी सहयोग ही आपको आगे बढ़ा सकता है। वो वहां की जनता इतनी मूर्ख है, कहती है हमें भारत से कुछ नहीं चाहिए, हमें भारत से कुछ नहीं चाहिए। अरे बिना भारत के सहयोग के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारे वजह से तो पानी मिल रहा है, समझ में आई बात? आप बिना भारत के सहयोग के आगे बढ़ नहीं सकते। पानी भी तुम हमारा पीते हो, पानी भी तुम हमारा पीते हो, हमारी धरती से निकला पानी पीते हो तुम। समझ में आई बात? अगर आप पानी बंद कर देना तो भुखमरी छा जाएगी, तुम रेगिस्तान में परिवर्तित हो जाओगे। इस बात को क्यों नहीं जानते आप? तो आपसी सहयोग ही सब कुछ करेगा। बिना आपसी सहयोग के कोई देश नहीं चल पाता, कोई देश नहीं चल पाता। बिना आपसी सहयोग के कोई देश नहीं चल पाता। बाहरी ताकतों के बल पर अपना घर नहीं तोड़ा जाता, बाहरी ताकतों के बल पर अपना घर नहीं तोड़ा जाता। ये बात आप जान लें। अगर आप बाहरी लोगों के भड़काने पर अपना घर तोड़ने पे आएंगे ना, बाहरी लोग तो मजा उठाएंगे, आप ही कष्ट भोगेंगे। तो मैं तो पंजाब की जनता से यही कहूंगा कि पंजाब की जनता सचेत हो जाए इस प्रकार के लोगों से, जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पंजाब की मासूम जनता को लकड़ी बना के आग में झोंक देते हैं, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। समझ में आई बात? अपनी पहचान बढ़ाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ये बात आप जान लो। ऐसे बहुत से लोग आए हैं इस धरती पर जिन्होंने अपनी, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहचान बनाने के लिए ही तो भारत से अलग होने का फैसला किया, अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। उनको भी महान बनना था। समझ आई बात? उनको भी एक देश का निर्माता बनना था, दूसरा गांधी बनना था। दूसरा गांधी के बनने के चक्कर में उन्होंने एक ऐसा देश बनाया जो आज कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। तो आप ये देख लो, गांधी की नीयत में और जिन्ना की नीयत में कितना फर्क था। गांधी और जिन्ना की नीयत में कितना फर्क था। गांधी के द्वारा बनाया गया देश आज कहां जा रहा है और जिन्ना के द्वारा बनाया गया देश कहां जा रहा है। आप ये अंतर समझ लो, और ये अंतर समझ जाओगे ना जिस दिन, उस दिन जान जाओगे कि गांधी कितना महान व्यक्तित्व है और जिन्ना कितना स्वार्थी व्यक्तित्व है।
आप इस चीज में अंतर समझ जाओगे। समझ में बात? देखो, मैं मानता हूं इंसान है तो इंसानों में गलतियां होना स्वाभाविक है, लेकिन आपकी एक गलती के कारण करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद करना, ये कहीं से सही नहीं है। ये कहीं से सही नहीं है। वो भी जानबूझ के अपनी जिद पूरा करने के लिए। अपनी जिद पूरा करने के लिए। समझ में आई बात? अभी चल रहे हैं ना हिस्ट्री में हम पढ़ने गांधी जी के बारे में, तो आप समझोगे। आगे बोलो, आगे चलो, ठीक है। हिंसा का चक्र कैसे स्टार्ट होता है पंजाब में? हिंसा का चक्र ये सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे प्रारंभ होता है हिंसा का चक्र पंजाब में। मैंने बताया ना, ये हिंसा का चक्र प्रारंभ होने के पीछे अकाली दल और कांग्रेस के बीच की प्रतिद्वंदता, पंजाब पर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की प्रतिद्वंदता ने इस हिंसक चक्र को प्रारंभ करने में बहुत मदद करी है। दोनों ही दलों के, एक दल पे आरोप नहीं लगाऊंगा मैं, दोनों ही दलों ने किसी न किसी रूप में इस हिंसक चक्र को प्रारंभ करने में मदद करी है। समझ में आई बात? आगे सुनना दो। जल्दी ही आंदोलन का नेतृत्व नरमपंथी अकालियों के हाथ से निकलकर चरमपंथी तत्वों के हाथ में चला गया और आंदोलन ने सशस्त्र विद्रोह का रूप ले लिया। जहां पहले विद्रोह का नेतृत्व नरम दल के लोग कर रहे थे, वहीं जल्दी ही विद्रोह का नेतृत्व नरम दल के लोगों के हाथ से निकलकर गरम दल के लोगों के हाथ में चला जाता है और उन्होंने विद्रोह की पूरी रूपरेखा ही परिवर्तित कर दी। जहां पहले विद्रोह शांति के रास्ते पर चलते हुए हो रहा था, वहां अब वही विद्रोह हथियार के रास्ते पर चलने लगा। सशस्त्र विद्रोह हथियार के रास्ते पर चल निकला। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हथियार के माध्यम से आप अपनी बात को मनवा नहीं सकते। सरकार भी कुछ चीज है, उसके पास आपसे बहुत ज्यादा ताकत है, वो आपको आपके घर में घुस के मारेगी। ये बात जान लो, वो सरकार है, वो सरकार है। सरकार के खिलाफ मुट्ठी भर लोग खड़े होकर सरकार को झुका नहीं सकते। सरकार को झुकाने के लिए चाहिए हुजूम, किसान आंदोलन जैसा, जो शांति के रास्ते पर चलते हुए 2 साल बैठा रहा और सरकार को उसने झुकने पर मजबूर कर दिया। ये बात जानो आप, शांति का रास्ता ही बड़ी बड़ी चीजों को झुका सकता है, हिंसा का रास्ता नहीं कर सकता ये काम। आगे सुनना। उग्रवादियों ने अमृतसर स्थित सिखों के तीर्थ स्वर्ण मंदिर पर अपना मुख्यालय बनाया और स्वर्ण मंदिर एक हथियारबंद किले में तब्दील हो गया। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। आपके स्वर्ण मंदिर में की जाने वाली सैनिक कार्रवाई का कूट नाम क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। आगे सुनो। 1984 के जून माह में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का कूट नाम था। इस सैन्य अभियान में सरकार ने उग्रवादियों को तो सफलतापूर्वक मार गिराया, लेकिन सैन्य कार्रवाई से ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को क्षति भी पहुंची। इससे सिखों की भावनाओं को गहरी चोट लगी। भारत और भारत से बाहर बसे अधिकतर सिखों ने सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पर हमला माना। इन बातों से उग्रवादी और चरमपंथी समूहों को और बल मिला। कुछ और त्रस्त घटनाओं ने पंजाब की समस्या को एक जटिल रास्ते पर ला खड़ा किया।
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास के बाहर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। ये अंगरक्षक सिख थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। एक तरफ पूरा देश इस घटना से शोक संतप्त था तो दूसरी तरफ दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़क उठी। यह हिंसा कई हफ्तों तक जारी रही। 2000 से ज्यादा की तादाद में सिख दिल्ली में मारे गए। देश की राजधानी दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई थी। कानपुर, बोकारो और चास जैसे देश के कई जगहों पर सैकड़ों सिख मारे गए। कई सिख परिवारों में कोई भी पुरुष न बचा। इन परिवारों को गहरा भावनात्मक आघात पहुंचा और आर्थिक हानि उठानी पड़ी। सिखों को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि सरकार ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिए बड़ी देर से कदम उठाए। साथ ही हिंसा करने वाले लोगों को कारगर तरीके से दंड भी नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में संसद में अपने भाषण के दौरान इस रक्तपात पर अफसोस जताया और सिख विरोधी हिंसा के लिए देश से माफी मांगी। देख लो, एक गलती के कारण देश को किस प्रकार के नरसंहार से गुजरना पड़ जाता है। एक गलती के कारण, एक गलती के कारण, एक गलत मांग ने किस प्रकार से, एक गलत मांग ने किस प्रकार से देश को आग में झोंक दिया। तो इसलिए मांग करो तो बहुत सोच समझ के करो और शांति से करो। शांति से करो। शांति का रास्ता नुकसानदेह नहीं है। समय लगेगा लेकिन मिलेगा आपका हक, आपको मिलेगा, आपको आपका हक। लेकिन अगर अहिंसा के रास्ते पर चलोगे तो आप भी नहीं बचोगे और आपकी मांग भी नहीं बचेगी। उल्टा आपको उसका भुगतान भी भरना पड़ेगा। आपको उसका भुगतान भी भरना पड़ेगा। समझ में आई बात? कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वही चीज होती है। जो उसके लिए जिम्मेदार भी नहीं होते ना, उनको भी मौत के जाल में फंसना पड़ता है। और देश को एक अच्छे प्रशासक को गंवाना पड़ता है। देश को एक अच्छे प्रशासक को गंवाना पड़ता है। इंदिरा गांधी की मृत्यु कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। देश के विकास पर बाधाएं आ जाती हैं, ये बात आप जानो। तो ये जो एक गलत मांग के कारण हिंसा का चक्र पंजाब में फैला, इसने पंजाब के विकास को लंबे समय तक के लिए बाधित कर दिया। लंबे समय के लिए बाधित कर दिया एक गलत मांग के कारण। और फिर से पंजाब उसी गलत मांग को लेकर उठ रहा है। कुछ लोग उठ रहे हैं। पूरा पंजाब नहीं। अब पंजाब देखो, जिन लोगों में शिक्षा नहीं है ना, वही लोग ऐसा करते हैं। वो लोग भड़कावे में आते हैं। जिनको पता है कि हमारे पास शिक्षा है, हमारा भारत हमें सब कुछ दे रहा है, तो वो क्यों भारत से अलग होना चाहेंगे? कनाडा से इनको समर्थन देते भैया, पता है? कनाडा से देश तो नहीं चलाया जाएगा। नहीं, कनाडा से देश तो नहीं चलता ना। पर एक भड़काऊ, हाँ वो पता है मुझे, भड़काऊ समूह है वहां पे जो खालिस्तान का समर्थन करता है। जो लोग अपनी माँ के सगे नहीं है और जो देश छोड़ के चले गए हैं, उनके कहने पे आप भड़क रहे हैं। उनके कहने पे आप भड़क रहे हैं, तो ये आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप किसी और के साथ गद्दारी नहीं कर रहे, आप अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये बात आप जाने। बाहर बैठा व्यक्ति को कुछ नहीं होने वाला। जो नुकसान होगा
वो सब आपको होगा, वो सब आपको होगा। मौत मिलेगी आपको मिलेगी, जान जाएगी आपकी जाएगी, घर बर्बाद होगा आपका बर्बाद होगा, उनका तो सिर्फ पैसा बर्बाद होगा। समझ में आई बात? उनका सिर्फ पैसा बर्बाद होगा, देश आपका बर्बाद होगा, समय आपका बर्बाद होगा, शरीर आपकी बर्बाद होगी, घर आपका बर्बाद होगा। समझ में आई बात? तो बहुत सोच समझ के बाहरी लोगों का समर्थन करना चाहिए, बहुत सोच समझ के। शांति की ओर, फिर पंजाब शांति की ओर कैसे चलता है ये सुनते हैं और समझते हैं। 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने पर नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली नेताओं से बातचीत की शुरुआत की। अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरचंद सिंह लोंगेवाला के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इस समझौते को राजीव गांधी लोंगेवाला समझौता अथवा पंजाब समझौता कहा जाता है। समझौता पंजाब में अमन कायम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बात पर सहमति हुई कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा और पंजाब तथा हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक अलग आयोग की नियुक्ति होगी। समझौते में यह भी तय हुआ कि पंजाब हरियाणा राजस्थान के बीच रावी व्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण बैठाया जाएगा। समझौते के अंतर्गत सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने और उनके साथ बेहतर सलूक करने पर राजी हुई। साथ ही पंजाब से विशेष सुरक्षा बल अधिनियम को वापस लेने की बात पर भी सहमति हुई। तो इस प्रकार से राजीव गांधी जी ने पंजाब की स्थिति को सुधारने के लिए पंजाब के नरमपंथी नेताओं से समझौते किए और पंजाब की जो मांगे थी उस समय उनको माना और कहा, आश्वस्त किया कि आपको आपकी मांगों के हिसाब से चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। आप कृपया इस प्रकार के हिंसक रास्ते को मत अपनाइए अपनी मांगों को मनवाने के लिए। राजीव गांधी को भी मार देते ना भैया साउथ में। वो तो लिट्टे वाले माला पहना लिट्टे वाले तो बताया तो था मैंने, तो बताया तो था उसको, उनको किन कारणों से मानते हैं, क्योंकि वो शांति से न बेचते ना। हाँ ठीक है। बहरहाल पंजाब में न तो अमन आसानी से कायम हुआ और न ही समझौते के तत्काल बाद हिंसा का चक्र लगभग एक दशक तक चलता रहा। उग्रवादी हिंसा और इस हिंसा को दबाने के लिए की गई कार्रवाइयों में मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ। साथ ही पुलिस की ओर से भी ज्यादती हुई। राजनीतिक रूप से देखें तो घटनाओं के इस चक्र में अकाली दल बिखर गया। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। इससे राज्य में सामान्य राजनीतिक तथा चुनावी प्रक्रिया बाधित हुई। संशय और हिंसा से भरे माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को फिर से पटरी पर लाना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए तो महज 24% मतदाता वोट डालने के लिए आए। ये देख लो आप, कितना डर फैल गया था लोगों के मन में। इस हिंसक चक्र ने पंजाब के विकास को 15 साल के लिए बाधित कर दिया, पीछे कर दिया। उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व उनसे छीन लिया गया। लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन रहा। समझ में आई बात? अब आप खुद सोच लो,
हिंसा के माध्यम से अपनी मांग मनवाना सही है या राजनीतिक प्रक्रिया से अपनी मांग मनवाना सही है? पर ये आप तय करें कि आप जो राजनेता चुन रहे हैं वो वफादार हो आपके प्रति। उनको चोर चुनोगे तो कभी वो आपके प्रतिनिधित्व की बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपने पेट की बात करेंगे, अपने जेब की बात करेंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रतिनिधि चुनते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे प्रतिनिधि चुनते हैं। समझ में आई बात? तो ये आप निर्धारित करें कि आपको हिंसा के रास्ते पर चल के अपनी बात मनवानी है कि शांति के रास्ते पर चल के, चुनावी रास्ते पर चल के। चुनावी रास्ते पर चल के अगर आप अपनी बात मनवाएंगे तो आपको विकास भी मिलेगा और आपकी बात भी मानी जाएगी। लेकिन अगर आप हिंसा के रास्ते पर चल के बात मनवाने का प्रयास करेंगे तो आपको अत्याचार मिलेगा। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार की पुलिस अत्याचार नहीं करती, वो बेहद अत्याचार करती है, पर तब करती है जब आप भी उसके खिलाफ खड़े होते हैं, बगावत करते हैं। अब बगावत एक दिन में खत्म नहीं होती, टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। समझ में आई बात? आगे सुनो। उग्रवाद को सुरक्षा बलों ने आखिरकार दबा दिया, लेकिन पंजाब के लोगों ने चाहे वे सिख हो या हिंदू इस क्रम में अनगिनत दुख उठाए। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में पंजाब में शांति बहाल हुई। 1997 में अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को बड़ी विजय मिली। उग्रवाद के खात्मे के बाद के दौर में यह पंजाब का पहला चुनाव था। राज्य में एक बार फिर आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के सवाल प्रमुख हो उठे। हालांकि धार्मिक पहचान यहाँ की जनता के लिए लगातार प्रमुख बनी हुई है, लेकिन राजनीति अब धर्मनिरपेक्षता की राह पर चल पड़ी है। मैं भी चाहूंगा कि धर्मनिरपेक्षता की राह पर ही चलती रहे राजनीति। राजनीति का परम कर्तव्य है सेकुलर रास्ते पर चलना। धर्म के आधार पर जनता के साथ भेदभाव करना राजनीति के चरित्र का विषय नहीं होना चाहिए। राजनीति को कभी भी किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं तो पाकिस्तान का हाल होने में समय नहीं लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।